हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का अरिथमेटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में। गाइस, इस सीरीज में हम डेली 10 to 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे मिक्स टाइप के होते हैं। मतलब आप एक ही टॉपिक 2 दिन तक करोगे एंड 2 दिन के बाद दूसरा टॉपिक उठाओगे तो कहीं ना कहीं आप पहला टॉपिक यहाँ पे भूल जाते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया गाइज, यहाँ पे हम 10 to 15 क्वेश्चन एक मिक्स टाइप के करेंगे, जिससे कि यहाँ पे एवरी टाइप के डेली क्वेश्चन करेंगे। हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे भी क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, यहाँ पे एजेस, यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वर्क एंड वेजेस, एवरी टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। गाइस, अगर आपकी पजल में अच्छी भी प्रैक्टिस होगी तो आप ये प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए। यहाँ पे हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप कंप्लीट कर दिए, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप कंप्लीट कर दिए, यहाँ पे लिनियर पजल के सभी टाइप कंप्लीट कर दिए, यहाँ पे फ्लोर बेस पजल के सभी टाइप कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो प्लीज गाइज, ये सीरीज जरूर देखिए। यहाँ पे 500 मेंस लेवल पजल सीरीज भी अवेलेबल है। यहाँ पे हमने अभी तक 27 मेंस लेवल के पजल किए, जो कि काफी अच्छे क्वालिटी के हैं। यहाँ पे मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे मेंस में पजल छोड़ के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक आते हैं वो कवर करते हैं हम। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रिक से हम क्वेश्चन करते हैं एंड वो भी स्पीड के साथ। ठीक है, यहाँ पे सिलोगिज्म सीरीज एंड सिलोगिज्म शॉर्ट सीरीज अवेलेबल है। तो अगर आपको यहाँ पे सिलोगिज्म में अभी भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज ये सीरीज एक बार देख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपका अरिथमेटिक का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या बोला है गाइज, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 3 मिक्सचर मिल्क एंड वाटर। तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर के 3 मिक्सचर है, ए, बी एंड यहाँ पे सी। तो यहाँ पे होगा मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे होगा मिल्क इज टू वाटर एंड यहाँ पे भी होगा मिल्क इज टू वाटर। तो यहाँ पे मिक्सचर 1 का रेशियो क्या है, 1:3। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 1:3। यहाँ पे 2:3। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 2:3 एंड यहाँ पे 4:1। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो गया 4:1। अब गाइज, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द मिक्सचर। अब यहाँ पे बोला है गाइज, इफ द इक्वल क्वांटिटी ऑफ 3 मिक्सचर। अब यहाँ पे तीनों मिक्सचर में से हमें इक्वल क्वांटिटी बनाना है। मतलब यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या आएगा एंड यहाँ पे तीनों इसमें से हमें इक्वल क्वांटिटी में निकालना होगा। अब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है गाइज, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है 4 यूनिट। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है 5 यूनिट एंड यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे भी टोटल क्वांटिटी है 5 यूनिट। ठीक है, 4 + 1 यूनिट। अब गाइस, यहाँ पे 4 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट है एंड यहाँ पे 5 यूनिट है। और हमें क्या बोला है, तीनों के तीनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करने होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 4 और 5 को हमें एक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, यहाँ पे 20 आता है। तो 20 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 20 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 20 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास न्यू क्वांटिटी क्या आ गई गाइज, यहाँ पे हमारे पास न्यू क्वांटिटी आती है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आती है 5 यूनिट, यहाँ पे आती है 15 यूनिट। ठीक है, एंड यहाँ पे 5 + 15 क्या आता है, यहाँ पे 20 यूनिट आती है। यहाँ पे क्या आती है 8 यूनिट, तो यहाँ पे मैं 8 बना दूंगा। यहाँ पे क्या आती है 12 यूनिट, तो यहाँ पे मैं 12 बना दूंगा। 12 + 8 क्या आता है, यहाँ पे 20 यूनिट। तो यहाँ पे भी 20 यूनिट आ गया। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 यूनिट आ गया एंड यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 4 यूनिट आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे 16 + 4 क्या आता है, 20 यूनिट आता है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये तीनों क्वांटिटी को एक ही क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया 20 यूनिट में। अब हमें क्या बोला है, अब हमें इन तीनों को मिक्स करना है। तो यहाँ पे वाटर एंड मिल्क का रेशियो क्या आता है। ठीक है, तो हमारे पास वाटर एंड मिल्क का रेशियो क्या आ गया, यहाँ पे टोटल मिल्क कितना है, यहाँ पे 5 यूनिट मिल्क है, यहाँ पे 8 यूनिट मिल्क है एंड यहाँ पे 16 यूनिट मिल्क है। तो 5 + 8 क्या आता है, यहाँ पे 13 + 16 क्या आता है, 29। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क कितना हो गया, यहाँ पे 29 यूनिट मिल्क हो गया। अब यहाँ पे वाटर देखते हैं गाइस, यहाँ पे वाटर 15 यूनिट, यहाँ पे 12 यूनिट। तो यहाँ पे 15 + 12 कितना आता है, 27 एंड 27 + 4 कितना आता है गाइस, यहाँ पे 27 + 4 आता है 31। तो यहाँ पे वाटर कितना हो गया 31। तो हमें किसके रेशियो निकालने हैं, यहाँ पे वाटर एंड मिल्क की। तो यहाँ पे वाटर एंड मिल्क की रेशियो क्या आ गई, वाटर है यहाँ पे 31 एंड यहाँ पे मिल्क
है, यहाँ पे 29। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। यहाँ पे क्या बोला है, अ पर्सन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो गाइज यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस अगर मैं कंसिडर करता हूँ इतना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। 1/3 मतलब यहाँ पे 3 में से 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट होगा तो यहाँ पे 1/3 कवर करता है। 1/3 मतलब थर्ड पार्ट, मतलब यहाँ पे 1 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 डिस्टेंस कितने किलोमीटर के स्पीड से कवर करता है, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है। एंड आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे, एंड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, अगर यहाँ पे टोटल 3 यूनिट है एंड इतना यहाँ पे 1 यूनिट है, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना हो गया, यहाँ पे 2 यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो 2 यूनिट का डिस्टेंस है ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है। तो हमारे पास क्या निकालना है, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं गाइस, एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फार्मूला है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है 3 यूनिट, बट टोटल टाइम है क्या हमारे पास, टोटल टाइम तो नहीं है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ का डिस्टेंस है 1 यूनिट, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा 1 यूनिट अपॉन स्पीड कितनी है, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। एंड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 यूनिट है, तो यहाँ का हमें टाइम पता चल गया है, T1 पता चल गया है, ठीक है। अब हमें T2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे T2 कैसे निकालते हैं गाइस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ का डिस्टेंस तो 2 यूनिट है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो T2 मिलेगा। एंड यहाँ की स्पीड कितनी है, 50 है, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस। अब गैस हमारे पास क्या है, अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है एंड टोटल टाइम है। यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 हो गया। अब गैस यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे टोटल टाइम करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 3 यूनिट है, एंड टोटल टाइम मतलब भी क्या होगा, टोटल टाइम मतलब यहाँ पे T1 प्लस यहाँ पे T2 होगा। तो T1 की वैल्यू आपके पास क्या है, T1 की वैल्यू यहाँ पे 1 यूनिट अपॉन 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 1 यूनिट अपॉन यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे T2 कितना है, 2 यूनिट अपॉन 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पे T2 की जगह पे यहाँ पे 2 यूनिट अपॉन यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर। अब गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। एडिशन के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 200 आएगा एंड यहाँ पे 200 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 200 एंड यहाँ पे हो जाएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 एंड यहाँ पे हो जाएगा 200। ऊपर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 मतलब क्या होता है गाइस, 5 होता है। तो यहाँ पे मैं 5 यूनिट बना दूंगा। यहाँ पे 2 इंटू 4 क्या होता है, 8 यूनिट होता है। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे यहाँ पे 8 यूनिट बना दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों की एडिशन कर सकते हैं। 5 प्लस 8 क्या होता है, यहाँ पे 13 यूनिट अपॉन यहाँ पे 200 होगा। अब गाइस यहाँ पे 200 डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे 3 यूनिट इंटू यहाँ पे 200 अपॉन यहाँ पे 13 यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट से यूनिट कट हो गया, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे 600 अपॉन यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर क्या मिल गई हमारे पास, 600 अपॉन 13 यूनिट मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। तो यहाँ पे क्या दिया है, द एज ऑफ P आफ्टर 6 ईयर इज 4 लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ Q। तो गाइस यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ P क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ P होगा एंड प्रेजेंट एज ऑफ Q क्या होगा, Q होगा। तो यहाँ पे बोला है द एज ऑफ P आफ्टर 6 ईयर। तो 6 ईयर के बाद P की एज क्या होगी, यहाँ पे P प्लस 6 ईयर होगी, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है, इज 4 लेस देन
द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। तो यहाँ पे कभी भी कंपैरिजन की कंडीशन आती है तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी होगी, यहाँ पे अमीर एंड गरीब की ट्रिक लगेगी, आपको यहाँ पे देन से सेपरेट करना होगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है, एज ऑफ पी आफ्टर 6 ईयर इज 4 ईयर लेस। यहाँ पे पी 4 ईयर से लेस है, तो हमारे पास इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पी 4 ईयर से गरीब है तो हमारे पास पी को 4 ईयर दे देने पड़ेंगे, तभी तो यहाँ पे पी एंड क्यू इज इक्वल टू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, पी प्लस यहाँ पे 10 ईयर इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू। ये एक इक्वेशन बन गया। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या दिया है, एंड इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 5:6। तो यहाँ पे P एंड यहाँ पे Q का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, यहाँ पे 5:6 है। तो गाइज यहाँ पे P की जगह पे मैं यहाँ पे 5 यूनिट रखूँगा एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 10 ईयर इज इक्वल टू Q की जगह पे यहाँ पे मैं 6 यूनिट रखूँगा। तो 5 यूनिट अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 यूनिट माइनस 5 यूनिट मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 ईयर मिलेगा। तो यहाँ पे 6 यूनिट माइनस 5 यूनिट मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी एंड 6 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर है तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 इंटू 10 ईयर, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 ईयर एंड यहाँ पे हो जाएगा 60 ईयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये क्या होगी, इन दोनों के प्रेजेंट एज हो गए। तो हमारे पास क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ क्यू आफ्टर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे क्यू की प्रेजेंट एज 60 ईयर है, तो आफ्टर 10 ईयर इसकी एज क्या होगी, यहाँ पे 70 ईयर होगी। तो हमारे पास आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 70 ईयर। तो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा रेड कलर से बना देता हूँ, ये हो गया 70 ईयर आपका आंसर, क्यू की एज आफ्टर 10 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या बोला है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, तो कभी भी गाइज यहाँ पे नेम आते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है टोटल वर्क एंड यहाँ पे आती है उनकी एफिशिएंसी। ये चार्ट आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, ए अलोन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो ए यहाँ पे 20 डेज में वर्क कंप्लीट करता है एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ हाफ ऑफ वर्क इन ईयर्स डेज। तो यहाँ पे हाफ ऑफ वर्क कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, ईयर्स डेज में। तो यहाँ पे कंप्लीट वर्क मतलब 1 यूनिट वर्क कितने डेज में कंप्लीट करते होंगे, यहाँ पे 2 ईयर्स डेज में। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे 2 ईयर्स डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर। अब आगे बोला है बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। तो यहाँ पे बी अलोन कंप्लीट करता है वर्क 30 डेज में। अब गाइज यहाँ पे टोटल वर्क में कौन सी वैल्यू आती है, टोटल वर्क में इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम आता है। ठीक है, 20 एंड 30 का एलसीएम क्या आता है, यहाँ पे 60 आता है। अब गाइज यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल वर्क को यहाँ पे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60/20 क्या आता है, यहाँ पे 3 यूनिट आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क अपॉन बी के डेज। तो यहाँ पे 60/30 क्या आता है, 2 यूनिट आता है। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे ए एंड बी की टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, बी की है 2 यूनिट। तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला कौन सा बताया गया, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल वर्क, तो यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी 5 यूनिट है। ठीक है, एंड यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क यहाँ पे 60 यूनिट है। तो यहाँ पे मैं 60 यूनिट बना दूंगा एंड यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने हैं, यहाँ पे 2 ईयर्स है, तो यहाँ पे मैं 2 ईयर्स बना दूंगा। तो गाइस यहाँ पे यूनिट से यूनिट कट हो गया, 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ईयर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 12 मिल जाएगी। तो यहाँ पे यस की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यस की वैल्यू यहाँ पे 6 डेज मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे यस की वैल्यू यहाँ पे 6 डेज मिल जाएगी एंड यहाँ पे 6 डेज इंटू 12 मतलब यहाँ पे ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 12 डेज लगेंगे। तो हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यस। तो यस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 डेज है एंड अगर आपको पूछा होगा कि ए एंड बी के टोटल डेज कितने हो गए तो 12 डेज हो गए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग 42 डायमीटर। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो स्फीयर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे स्फीयर का डायमीटर कितना है, 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं 42 सेंटीमीटर बना देता हूँ इतनी वैल्यू को, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 सेंटीमीटर डायमीटर। तो गाइज यहाँ पे स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्फीयर का रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। अब आगे क्या बोला है, इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। एंड गाइज यहाँ पे क्यूब भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, क्यूब
की एक साइड कितनी है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं 12 सेंटीमीटर बना दूंगा। एंड आपको क्या पता है क्यूब की एवरी साइड इक्वल डिस्टेंस की होती है, मतलब अगर हम ये स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो ये भी 12 सेंटीमीटर का है, ये भी 12 सेंटीमीटर का है, ये भी 12 सेंटीमीटर का है एंड ये भी 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इसका एरिया निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 12 करना पड़ेगा। 12 इंटू 12 मतलब क्या होता है, 144। तो यहाँ पे इतने स्क्वायर का एरिया कितना आ गया, यहाँ पे 144 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। एंड यहाँ पे ऐसे कितने स्क्वायर है इक्वल साइज के, यहाँ पे 6 स्क्वायर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर के 2, यहाँ पे नीचे के 2, यहाँ पे साइड के 2, ठीक है, तो 4 हो गए। एंड यहाँ पे पीछे के 2 एंड यहाँ पे आगे के 2, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 6 करूँगा तो मुझे क्यूब का एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूब करूँगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इसको मुझे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 सक 84, ठीक है। तो यहाँ पे 14 सक 84 एंड पीछे एक 0 एंड यहाँ पे 4 इंटू 6 क्या आता है, 24 आता है। तो यहाँ पे 24, तो यहाँ पे 4, 6 एंड 8, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ अ स्फीयर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 21, तो आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, तो 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। एंड 21 इंटू 3 क्या आता है, 63 आता है। एंड यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 88 आता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे 88 इंटू 63 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा गाइज, 88 को कैसे लिखूँगा, यहाँ पे 11 इंटू 8 लिखूँगा एंड 8 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 से कम 48, तो यहाँ पे 480, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई गाइज, यहाँ पे 504 वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब 504 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो मुझे पता है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूँगा। यहाँ पे लास्ट का डिजिट क्या है, 4 है, तो गैप देके मैं 4 लिखूँगा। अब आपको यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ एडिशन करते समय जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 0 क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। एंड यहाँ पे 0 + 5 क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कितना निकल आया, यहाँ पे 5, 5, 4, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे स्फीयर का एरिया कितना ज़्यादा है यहाँ पे क्यूब से, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा दिख रहा है, सबसे पहले तो 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 55 में से 8 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 47 बचेगा। अब यहाँ पे 44 में से 64 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे कम कर देंगे एंड एक यहाँ पे इसको दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 144 में से 64 निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 44 से 64 कितना ज़्यादा है, 44 से 64 यहाँ पे 20 ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, इस एक में से मतलब यहाँ पे 100 में से ये 20 माइनस कर दोगे। 20 माइनस करने के बाद क्या आ गया, 80 आएगा, आप यहाँ पे 80 लिख दीजिए। तो आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल गई, 4680, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर ज़्यादा है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एज कम्पेयर टू यहाँ पे क्यूब, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। एक तो यहाँ पे 144 में से आप माइनस कर सकते हैं 64 को, या फिर आप क्या देख सकते हैं, या फिर आप ये कितना ज़्यादा है देख सकते हैं, एंड जितना भी ज़्यादा होगा वो यहाँ पे 100 से माइनस करेंगे एंड वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, अब शॉपकीपर सेल्स कार्डबोर्ड एंड यहाँ पे पेंसिल्स। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड की सेलिंग होती है एंड यहाँ पे पेंसिल्स की सेलिंग होती है। द नंबर ऑफ कार्डबोर्ड सोल्ड इज 60% ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल्स। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन होती है 6/10। तो यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ कार्डबोर्ड सोल्ड इज 60% ऑफ द पेंसिल। अगर यहाँ पे पेंसिल 10 यूनिट है तो यहाँ पे 10 यूनिट का 60% क्या होता है, 6 यूनिट होता है। मतलब यहाँ पे पेंसिल का 60% क्या होता है, यहाँ पे कार्डबोर्ड होता है। मतलब यहाँ पे 10 यूनिट का 60%, मतलब यहाँ पे पेंसिल का 60% क्या होगा, यहाँ पे कार्डबोर्ड होगा। मतलब यहाँ पे 10 यूनिट अगर पेंसिल हो गए तो यहाँ पे 6 यूनिट क्या हो गए, कार्डबोर्ड हो गए। एंड ये कितने हुए, नंबर ऑफ है, मतलब टोटल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का भी रेशियो दिया है। कार्डबोर्ड एंड दैट ऑफ पेंसिल इज इन द रेशियो 3:4। तो यहाँ पे 3:4 का इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो है। अब आगे क्या बोला है, इफ़ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार्डबोर्ड एंड ऑफ अ पेंसिल मतलब एक पेंसिल की
टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, यहाँ पे 420 है, ठीक है। बट यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, यहाँ पे 3 यूनिट एक कपबोर्ड की सेलिंग प्राइस है एंड यहाँ पे 4 यूनिट यहाँ पे एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 7 यूनिट हो गई। बट यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ एक कार्डबोर्ड एंड एक पेंसिल कितनी है, यहाँ पे 420 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 60 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, यहाँ पे 3 × 60 हो गई एंड एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 60 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी वैल्यू, यहाँ पे मिल जाएगी 180 रुपीज़ एंड यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 240 रुपीज़ वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे क्या निकालना है, ही सोल्ड टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स फॉर यहाँ पे 9600। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कैसे निकालेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 10 यूनिट पेंसिल्स है एंड एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 240 है। मतलब यहाँ पे 10 चॉकलेट है आपके पास एंड एक चॉकलेट की कीमत यहाँ पे आपके पास 240 है। तो यहाँ पे टोटल चॉकलेट आपने कितने खरीदे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 240 इंटू यहाँ पे 10 यूनिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2400 यूनिट वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू कौन सी हो गई, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंसिल बाय। बट यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल प्राइस ऑफ पेंसिल बाय कितनी है, यहाँ पे 9600 है। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 9600 मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 24 चौक 96, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 × 4 मतलब यहाँ पे 40 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 40 यूनिट पेंसिल हो गए एंड 6 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 6 × 4, इसका मतलब यहाँ पे 24 यूनिट क्या हो गए, कार्डबोर्ड हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्डबोर्ड सोल्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्डबोर्ड कितने सोल्ड किए हो गए, 24। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिल गया, 24। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, अ शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल कॉस्टिंग रुपीज़ यहाँ पे 1600। तो गाइज यहाँ पे कॉस्टिंग क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट की यहाँ पे 1600 कॉस्टिंग है और यहाँ पे क्या बोला है कि कॉस्टिंग 1600 है बट शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल जिसकी कॉस्ट यहाँ पे 1600 है बाय 10% अबव इस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से अबव मार्क प्राइस कितना करता है शॉपकीपर, यहाँ पे 10% से इंक्रीज करता है। 10% से इंक्रीज करता है मतलब यहाँ पे 1600 का 10% क्या होता है, यहाँ पे 160 होता है। तो यहाँ पे 160 से इंक्रीज करता है मतलब यहाँ पे 1600 + 160 कितना आता है, 1600 + 160 यहाँ पे 0, 6, 7 एंड 1 ये क्या हो गई, इसकी मार्क प्राइस हो गई 1760। तो यहाँ पे मैं मार्क प्राइस लिख देता हूँ 1760, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1760 हो गई मार्क प्राइस। अब यहाँ पे क्या बोला है, एंड सोल्ड इट फॉर 1540। तो यहाँ पे इसका एसपी कितना होगा, यहाँ पे 1540 इसका एसपी होगा आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ X%। तो यहाँ पे X% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे X% का डिस्काउंट देने के बाद उसने वो चीज़ कितने में सेल की, यहाँ पे 1540 में सेल की। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, मतलब भी अगर आप यहाँ पे टी शर्ट खरीदने जाते होगे गाइस तो आपको यहाँ पे क्या बोला होगा, आपको यहाँ पे टी शर्ट पे मार्क प्राइस दी होगी, ठीक है। तो पहले उसने एक शॉपकीपर ने क्या किया, अगर एक शॉप होगा, शॉपकीपर ने क्या किया, वो चीज़ यहाँ पे 1600 में लाई, मतलब टी शर्ट की कॉस्ट कितनी है 1600, उस पर मार्क प्राइस कर दिया, मतलब मार्क प्राइस कितना कर दिया 1760 का कर दिया। तो यहाँ पे 1760 का मार्क प्राइस कर दिया एंड उस पर यहाँ पे X% का डिस्काउंट रख दिया एंड X% का डिस्काउंट रखने के बाद कस्टमर को उसने वो चीज़ कितने में बेची, 1540 में बेची, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने % का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी कम होती दिख रही है, सबसे पहले तो 17 में से 15 निकालो 2 बचेगा एंड 60 में से 40 निकालोगे 20 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 220 वैल्यू कम हो रही है बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे X% वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे 220 वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे 220 वैल्यू कम हो रही है किस पे, यहाँ पे 1760 पे, 1760 पे तो 100 पे कितने का, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू किसकी मिल जाएगी, यहाँ पे X% की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया, 22 का 22 5 10 10 22 का 32 से 22 7 54 से 22 60 76 से, तो यहाँ पे 1/8 वैल्यू मिल जाएगी। 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होती है, यहाँ पे 1/8 × 100 मतलब क्या होता है, यहाँ पे 12.5% होता है। अगर आपने यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन नहीं पता तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट में यहाँ पे क्लास 1 देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल वे में बताया है, ठीक है। तो आपको X%
5% कितना हो गया, यहाँ पे 12.5% का डिस्काउंट दे दिया, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 12.5 एंड x% की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12.5%। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, यहाँ पे क्या बोला है, अ बोट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 920 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, अगर ये रिवर होगी, ठीक है, रिवर का फ्लो कोई भी एक डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे स्लोप की तरफ ही रिवर का फ्लो होगा, ठीक है। हम क्या कंसिडर करते हैं कि रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा एंड इसमें अगर एक नाव जाती होगी, मतलब यहाँ पे एक शिप जाती होगी, तो शिप की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, शिप की स्पीड अगर v होगी एंड यहाँ पे इस वाटर की स्पीड अगर यस होगी, मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ शिप एंड यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा गाइज, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्लोप की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, यहाँ पे दोनों स्पीड की एडिशन होगी, मतलब यहाँ पे v प्लस यस होगा, मतलब यहाँ पे शिप को जाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, मतलब शिप की भी स्पीड एंड वाटर की भी स्पीड, मतलब यहाँ पे दोनों स्पीड की एडिशन हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, वाटर के अगेंस्ट जाना, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना। तो ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे नाव इस तरफ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे v की स्पीड से नाव जाएगी एंड वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में, v की स्पीड से नाव इस डायरेक्शन में जा रही है एंड यस के स्पीड से नाव वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे शिप को रेस्ट्रिक्शन होगा, शिप की स्पीड यहाँ पे यस से कम होगी, तो यहाँ पे इसकी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे v माइनस यस होगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें है जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है 920 किलोमीटर, तो यहाँ पे 920 किलोमीटर क्या जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है। डाउन स्ट्रीम मतलब यहाँ पे वाटर के फ्लो की तरफ, कितने आवर में, यहाँ पे 40 आवर में। तो यहाँ पे 40 आवर में इतना क्या है डिस्टेंस है, इतना क्या है यहाँ पे आवर है, तो हमारे पास क्या मिल गई, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे v प्लस यस की वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम करूँगा तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पे 0 से 0 कट, 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 4 2 जा 4 3 जा, तो यहाँ पे v प्लस यस की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 23 किलोमीटर पर आवर वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज आगे क्या दिया है, इफ़ द बोट कैन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस 400 किलोमीटर कितने टाइम में, इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या होता है गाइज, अब यहाँ पे एक लेवल पानी होगा, मतलब यहाँ पे तालाब का पानी होगा एंड यहाँ पे वाटर का कोई भी फ्लो नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे वाटर में शिप को जाना होगा, तो शिप की स्पीड क्या होगी एज कम्पेयर टू वाटर की स्पीड। यहाँ पे वाटर की तो स्पीड कुछ भी नहीं है, वाटर यहाँ पे स्टैग्नेंट है, एक ही जगह पे रुका हुआ है, यहाँ पे वाटर कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे शिप की स्पीड क्या होगी, ओनली v होगी। तो यहाँ पे स्टील वाटर में यहाँ पे 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है, कितना टाइम लगेगा, 20 आवर टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 20 आवर टाइम लगेगा। तो हमारे पास वैल्यू किसकी मिल जाएगी, यहाँ पे v की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर स्टैग्नेंट है, वाटर कुछ भी नहीं हिल रहा है, वाटर की मूवमेंट 0 है। इसका मतलब यहाँ पे यस की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी मिल जाएगी, v मिल जाएगी। तो आपके पास v की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे v की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर। तो v की वैल्यू क्या है, यहाँ पे v की वैल्यू है यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे v प्लस यस इज इक्वल टू 23 है। तो v की वैल्यू क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर प्लस यस इज इक्वल टू यहाँ पे 23। तो यस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। तो गाइज आपको क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर यहाँ पे 10-20 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब वाटर के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जगह बन जाए। तो हमारे पास क्या निकालना है, यहाँ पे 10-20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है। अपस्ट्रीम मतलब यहाँ पे v माइनस यस। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा पूछा है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है 20 है, यहाँ पे यस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। तो v माइनस यस क्या आएगा, यहाँ पे 20 माइनस 3 आएगा, मतलब यहाँ पे 17 आएगा। तो v माइनस यस की जगह पे मैं यहाँ पे 17 बना दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो 17 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 60 मिलेगा, 17 से कम 2 से, ठीक है। एंड पीछे एक 0, तो टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, टी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 60 आवर्स। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। क्योंकि स्पीड इंटू टाइम करूँगा तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पीड निकालना, तो हमने क्या किया, स्पीड निकालने के लिए क्या होगा, स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, ठीक है। स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये बेसिक फार्मूला है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए।
तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। गाइज आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए। आई होप कि आज आपको सभी क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो इसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।